नमस्कार। सो हमारा इंडिया ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर सीरीज़ चल रही है और हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक अपना इंडिया ज्योग्राफी के इसमें आता है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो एनसीईआरटी में जो है वो क्लास 9th का चैप्टर 2 अपना ज्योग्राफिकल डिवीजन से रिलेटेड है और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 ये अपना स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी यानी भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव ये किया है कि मैंने अभी अपने हैंड रिटन जो क्लास 9th का लेक्चर 2 है चैप्टर 2 है और क्लास 11th का चैप्टर 2 है उसका थोड़ा सा निचोड़ यहाँ पे निकाल लिया है और पहले मैं आपको समझाऊंगा उस चीज़ को, फिर हम एनसीईआरटी को लास्ट में कम समय में रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसे पूरा, ताकि आपको लगेगा कि ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो क्लास 9th की चैप्टर 2 जो है उसका नाम है अपना भारत का भौगोलिक विभाजन करके उसका नाम है और 11th वाला जो चैप्टर 2 है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, पूरी इंडिया ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट और शामिल की हैं। प्रमुख पर्वतों को लास्ट में एक अलग से मैप में दिखाया है। ओके, प्रमुख पठार और प्रमुख दर्रे यहाँ पे जो मैंने कराए हैं वो ओवरऑल कवर है, उसके अलावा बाहर से कोई भी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा इसलिए 2 पार्ट में बनेगा और शायद जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक अलग पार्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है ये। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। भारत का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है इससे रिलेटेड है। पिछले लेक्चर से मैं बताता आ रहा हूँ, नॉर्मली भारत के भौगोलिक विभाजन को हम 5 भागों में बोल देते हैं। छठवां भाग जो है वो रेगिस्तान। 5 भाग कौन से बोलते हैं? उत्तर में हिमालय क्षेत्र बोलते हैं, फिर उत्तर का मैदान बोलते हैं, उसके बाद में अपना प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, उसके बाद में तटवर्तीय मैदान बोलते हैं, 5वें नंबर पे हम द्वीपीय समूह बोलते हैं और 6वें नंबर पे हमारा निकल के आता है रेगिस्तान वाला भाग। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे क्लास 9th में? तो जो जो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, पहले थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बोला है उन्होंने। वैसे मैं आपको एक अलग से पूरा लेक्चर करा चुका हूँ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से रिलेटेड, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। बट यहाँ पे दोबारा से इंडिया फॉर्मेशन में प्लेट टेक्टोनिक ने किस तरीके से रोल निभाया वो हम देखेंगे। तो ये पूरा भारत का भौगोलिक निर्माण कैसे हुआ, फिर हम भौगोलिक विभाजन, यही जो मैंने आपको 6 पॉइंट अभी बताए। क्लास 11th में जब आते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक तो जियोलॉजिकल डिवीजन और एक है फिजियोग्राफी। जियोलॉजिकल मतलब होता है भूगर्भिक संरचना। अंदर अगर पृथ्वी की सतह के अंदर, भारत की पृथ्वी की सतह के अंदर से अगर हम भारत को बांटना चाहें तो हम फिर उसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक है अपना, प्रायद्वीपीय खंड है, दूसरा हिमालय वाला है और तीसरा इंडो गंगा प्लेन है। बस ये 3 भाग ही होते हैं जियोलॉजिकल डिवीजन में। फिजियोग्राफी तो वो अपने 6 भाग हैं ही हैं। तो ये अपना लास्ट में हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और ये चीज़ें शामिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस बार मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, और बदलाव क्या है कि मैंने क्लास 9th का और 11th के जो चैप्टर हैं उनका निचोड़ निकाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लास 9th में उन्होंने बोला हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें एक थोड़ी सी कहानी समझाई हुई है। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वो 6.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। 4.6 अरब, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो उससे पहले ब्रह्मांड के निर्माण में भी बोला जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। शुरुआत में आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे जो है वो क्लाउड बनना शुरू हुई, फिर बारिश हुई। तो बारिश होने के बाद में जो पृथ्वी का जो संरचना थी उस इस तरीके से थी कि बीच बीच के अंदर पूरा ये वाला भाग जो था वो स्थल भाग था, बीचों बीच में क्या था, स्थल भाग था, और उसके चारों तरफ पानी पानी था। ठीक है, इस तरीके से पानी पानी था। तो ये जो स्थल भाग था उसका नाम दे दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और जो चारों तरफ पानी था उसका नाम दिया पेंथलासा। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि ये हमारी जो पृथ्वी है ये अलग अलग प्लेट में डिवाइड हुई है। नॉर्मली यहाँ बोला जाता है कि 7 के आसपास जो है वो बड़ी प्लेट है और बाकी 30-35 के आसपास में छोटी प्लेट है। तो ये वाले मैप में आप इसे देख सकते हैं इस तरीके की। आज के वर्तमान समय के अगर वर्ल्ड की बात करें तो इस तरीके से ये वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये ओके। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट ये आप इस तरीके से देख रहे होंगे और ये बहुत ऊपर हिस्से तक जाती है।
और यूरेशिया प्लेट की बात करें तो ये यूरेशियाई प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये अपना अफ्रीका प्लेट वाला हिस्सा है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया प्लेट वाला हिस्सा है, और इंडियन प्लेट भी इस प्लेट का ही हिस्सा है। तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास में बड़ी प्लेट्स हैं, बाकी बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी हैं। तो इस तरीके से बटे हो। तो ऐसा ही इसमें उन्होंने बोला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है उसमें नीचे की साइड में मैग्मा होता है, मैग्मा तरल होता है, और उस मैग्मा के ऊपर ये अलग अलग प्लेट जो हैं वो तैर रही हैं। ये या तो एक दूसरे के पास में आ रही हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पास में आ रही हैं। जब पास में आती हैं तो अभिसारी सीमा बनाती हैं, जिसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंट सीमा बनाती हैं, अपसारी सीमा बोलते हैं। तो यहाँ अभिसारी जब सीमा होती है, जब एक दूसरे के पास में आती हैं, तब यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स का निर्माण होता है, फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पे जो है वो एक खाई बन जाती है, गॉर्ज बन जाता है, और भ्रंश बन जाता है, फॉल्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी है? अपसारी यानी डाइवर्जेंट में। और उसके अलावा एक दूसरे के समानांतर भी चलती हैं, तब उसे रूपांतर परिसीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड पूरा बर्ड ज्योग्राफी में अपना एक लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बोला है कि ये जो अपना पेंजिया था ये अलग अलग प्लेटों में टूटने लगा। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई टूटने की तो सबसे बड़े 2 भाग बनाए हमने, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। ये दोनों भाग क्या हैं? स्थलखंड हैं, यानी पेंजिया टूट करके 2 भागों में हो गया। ऊपर वाला एक अंगारा लैंड, एक हुआ गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पे जब ये दूसरे से अलग हुए तो ये बीच में खाली जगह हो गई और उसमें पेंथालासा का पानी आकर के भर गया, और ये जो पानी भरा इस जगह के नाम दे दिया उन्होंने टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर उसका नाम दे दिया। अब धीरे धीरे ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी अलग अलग प्लेटों में टूटा, अलग अलग प्लेटें टूटी, जिनमें अफ्रीका वाली और साउथ अमेरिका वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली। तो हमारा भारत जो था इस वाले मैप से अगर देखें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये ऊपर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया वाली प्लेट है, नीचे की साइड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। तो हमारा भारत जो था यहाँ अफ्रीका से टच था और यहीं पे पास में ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी। धीरे धीरे हमारे भारत ने, अब मैंने बताया ना, ये प्लेटें जो हैं वो मैग्मा पे तैरती रहती हैं, तो या तो एक दूसरे के पास आती हैं, पास आएंगी तो इस तरीके से एक दूसरे से टच होने वाली होती हैं, तब उन्हें अभिसारी या कन्वर्जेंट बोला जाता है, या एक दूसरे से दूर जाती हैं तब उन्हें अपसारी या डाइवर्जेंट बोला जाता है। तो हम अपने भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो इस वाले मैप में अगर देखेंगे तो इंडिया इस तरीके से चलना शुरू होता है, यहाँ इस तरीके से, ये 33C वाला हिस्सा है बीच में, तो इंडिया यहाँ ऊपर की साइड में चलता है, ऊपर यूरेशिया प्लेट है, ओके। धीरे धीरे ऊपर चलता जाता है और इस तरीके से जाता है, लास्ट में इंडिया वाला हिस्सा जो है वो यूरेशियाई प्लेट से ऐसे टच हो जाता है, ठीक है। यहाँ से चला था ये इंडिया वाला हिस्सा, इसमें से मेडागास्कर अलग हो गया, तो मेडागास्कर यहाँ रह गया, इसका एक हिस्सा था मेडागास्कर, इंडिया वाले का यहाँ का हिस्सा था जो अलग होके यहाँ रह गया, और ऑस्ट्रेलिया भी इससे अटैच था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस साइड में चला गया, ओके। ये जो है बहुत लंबे टाइम में होता है, ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम में होती है। देखिए ये बात बोली उन्होंने, परमियन एज की बात बोली उन्होंने, 250 मिलियन यानी 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, ध्यान रखना, 2.5 करोड़ नहीं, ये 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, 25 करोड़। अब 25 करोड़ वर्ष कितना होता होगा ये अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है, मानव सभ्यता तो पिछले 30-40 हज़ार साल से ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्राइसिक युग आता है, ट्राइसिक युग यानी 20 करोड़ साल पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद में जुरासिक युग आता है, यानी 14.5 करोड़ साल पूर्व। फिर उसके बाद में क्रेटेशियस युग आता है, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और फिर उसके बाद में प्रेजेंट डे, जब अपना इंडिया मिल चुका है इसमें, तो जो है वो अपना इंडिया यूरेशियाई प्लेट से टकरा चुका है। आगे बात समझ में, ये इंडिया टच हो गया है यूरेशियाई प्लेट से। तो ये अपना कहानी फॉर्मेशन इस तरीके से आई, इंडिया का लैंड मास धीरे धीरे ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, और यहाँ यूरेशियाई प्लेट थी तो इससे टकराया। अब उस लेक्चर में अगर देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक वाले में, तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि जब एक दूसरे के पास आती हैं तो किस तरीके से पहाड़ों का निर्माण, फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। तो जब इंडिया यहाँ ऊपर टकराया यूरेशियाई प्लेट से, तो इस जगह पे जब दोनों के बीच में इस तरीके से दबाव बनता है तो इनका जो बीच का भाग है वो उठने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या बनने लगे, हिमालय का निर्माण होने लगा, और ये हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ पे। और इसके पीछे वाला जो भाग था वो भी ऊंचा उठ गया उस दबाव के कारण, तो यहाँ पे बन गया तिब्बत का पठार, तिब्बत का
पठार ऊंचा होके। तो यानी अपनी इंडिया की प्लेट यूरेशियाई प्लेट के साथ में आज भी जो है वो एक दूसरे के साथ में दबाव बना रही है, और इंडिया की प्लेट इस साइड में जा रही है, धीमी गति से जा रही है, साल में नाम मात्र इंचेज की अंतर से जो है वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि पिछले देखा मैंने आपको बताया कितने 25 करोड़ साल से हम जो है वो चेंज होते आ रहे हैं, तो इस तरीके से ऊपर की साइड में जा रही है। तो नवीनतम बलित पर्वतमाला का निर्माण होता है, वो क्या होती है अपनी यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे, जब एक दूसरे के पास में आती हैं इस तरीके से आप देखें तो चलो अपने हाथों से ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी चीज़ है नहीं। तो इस तरीके से दूसरे के पास आती हैं तो एक तो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, बलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। इनमें से एक प्लेट जो हल्की होती है वो नीचे चली जाती है, एक प्लेट जो हल्की होती है वो नीचे चली जाती है। तो इस जगह पे आपको दिख रहा होगा खाई बन जाती है, थोड़ा सा एक इमेज के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक प्लेट ये जिसे हम इंडियन प्लेट बोलेंगे, ठीक है, और एक अपना ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट जो है वो इस तरीके से इधर की साइड में आती गई, तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर चली गई, हल्का सा हिस्सा जो है वो इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे जो है वो पानी भर जाता है गड्ढे में, और वो टेथिस सागर ऐसा होता है, यहाँ पे टेथिस सागर होता है, टेथिस सागर का पानी भर जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे इधर की साइड में हिमालय बन चुका है। अब हिमालय पे बहुत ऊंचाई हो गई है, तो वहाँ पे ग्लेशियर बनने लग जाते हैं, पहाड़ों पे बर्फ जमने लग जाती है, और बारिश के कारण वो नदियाँ ऊपर से पानी लेकर के आती हैं। और नदियाँ जब वो पानी लेकर आती हैं तो पानी के साथ में वो जो है वो मिट्टी लेकर के आते हैं, जलोढ़ मिट्टी, कंकर और पत्थर जो होते हैं वो घिसते घिसते जाते हैं, महीन होते जाते हैं, तो मिट्टी का निर्माण होता है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनसे जो है पानी के साथ में कंकर पत्थर घिसते जाते हैं, मिट्टी का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे ये ऊपर से क्या लेके आती हैं, मिट्टी अपने साथ में, और वो मिट्टी किस में बढ़ती जाती है, उस टेथिस सागर वाले गड्ढे में बढ़ती जाती है धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है लंबे टाइम में 15-20 करोड़ साल में, तो फिर किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे उत्तर के मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब एक दो चीज़ आपको समझनी होंगी यहाँ पे, इंडिया का जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं आप, जो ओरिजिनल भाग आप देख रहे हैं, ये वाला पेनिनसुलर भाग, ये भाग सबसे पुराना है। उस समय जब चला था तब यही भाग चला था इंडिया का, याद रखना। उस समय जब चला था जब नीचे वाला पेनिनसुलर भाग ही चला था, प्रायद्वीपीय हिस्सा ही चला था। हिमालय और उत्तर के मैदान तो बाद में बने, इंडिया के यूरेशियाई प्लेट से टच होने के बाद में। उससे पहले क्या चला हुआ था, यहाँ पे पेनिनसुलर वाला भाग चला हुआ था। तो प्रायद्वीपीय भाग जो है वो पहले से ही, यानी सबसे प्राचीन भागों में से एक जो निकल के आता है, प्रायद्वीपीय भाग निकल के आता है। अब उनमें जो भी पहाड़े होंगे, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी वो प्राचीन होंगी। जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला इसी का हिस्सा होती है, पेनिनसुलर प्लेटू का। तो ये बहुत पुरानी है, ठीक है, ये बहुत पुरानी है। तो इसलिए बोला जाता है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं में से एक है। ओके, तो अपना ये 6 भाग हैं, और फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्लेट आपको मैंने बता दिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपना प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का वो किसका हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद में हिमालय का निर्माण हुआ है। नवीनतम बलित पर्वतमाला है, और जो टेथिस सागर था उसमें जलोढ़ निक्षेप के जमने के कारण, नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उसके जमने के कारण उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। बाकी यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपनी पहाड़ियाँ हैं दक्कन के पठार में, जिन्हें हम पूर्वी और पश्चिमी घाट के नाम से जाने जाते हैं। इधर की साइड में पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। इनसे नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के कारण यहाँ पे छोटे से हिस्से में इस जगह पे मैदान बन जाता है, इधर मैदान बन जाता है। तो उन्हें हम जो है वो तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इन जगहों पे आप देखते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि हिमालय का ही हिस्सा होता है। और उधर की साइड में हम देखते हैं तो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है वो पर्वत पठारों से नहीं बना हुआ है, ये प्रवालों से निर्मित है, प्रवालों के द्वारा निर्मित है। बोले प्रवाल क्या होता है, ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है, पॉलिप इस तरीके से। तो ये जब मरते जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं, ठीक है।
ये जमते जाते हैं, तो जमने के बाद में इतने ज़्यादा जम जाते हैं कि वो पानी से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग द्वीप जैसा बनने लग जाता है। तो ये ओरिजिनली पहाड़ों वाले या पर्वतों वाले द्वीप नहीं है, ये प्रवाल भित्तियों निर्मित द्वीप हैं, लक्षद्वीप वाले। ओके, तो यही 6 पार्ट हैं जो हमें यहाँ पढ़ने। रेगिस्तान का लास्ट में क्रिएशन होता ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ दी ओवरव्यू। ओवरव्यू में मैंने 6 पार्ट बताए। ऊपर वाला ये वाला हिस्सा हम देखते हैं हिमालय, ठीक है। हिमालय इस तरीके से नीचे भी आता है और अपना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी जाता है। तो हिमालय की कुछ बातें कि नवीनतम बलित पर्वतमाला है। बनना कैसे है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये हाईएस्ट माउंटेन भी है, सबसे ऊंची चोटियाँ इसी के अंतर्गत मिलती हैं। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलाधार, कंचनजंगा, केटू, सब ऊंची चोटियाँ यहाँ मिलेंगी। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ क्यों मिलेंगी? क्योंकि इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। ये अपनी इंडियन प्लेट इधर की साइड में अभी सरकती जा रही है यूरेशियन प्लेट के कारण साथ में। तो नए नए पर्वत बनते जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। साथ साथ में जब भी वो प्रेशर रिलीज होता है तब भूकंप भी आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं हमारे इंडिया में, हिमालय क्षेत्र में। नेपाल का भूकंप आपने सुना होगा, कश्मीर में आपने सुना होगा, लद्दाख में आपने सुना होगा भूकंप आया। इस तरीके से सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक्स यहीं पे मिलती हैं। इसकी लंबाई अगर बात करें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की करीब करीब इस जगह तक की पूरी लंबाई, दोबारा मैं बताऊँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक की जो है वो 2400 लंबाई है। उसके अलावा यहाँ पे अपने पूर्वोत्तर हिमालय हैं, लेकिन उनको हम एक अलग तरीके से शामिल करते हैं। फिर ये अपना काराकोरम से लेके और यहाँ पे नामचा बारवा करके एक पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ तक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई इस वाले क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है। इधर की साइड में कम होती जाती है और इधर पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में 150 किलोमीटर रह जाती है। आंध्र प्रदेश के अपना अरुणाचल प्रदेश के पास में। आंध्र प्रदेश तो नीचे यहाँ है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पास में। क्षेत्रफल की बात करें तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर यहाँ से लेके ये पूरा 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर करता है। और इसका हिमालय का जो क्रोड है, अंदरूनी भाग है, ये की पॉइंट याद रखने वाली है, वो ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। हिमालय का जो अंदरूनी क्रोड है वो किसके द्वारा निर्मित है? ग्रेनाइट। ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं। ओके, फिर यहाँ से हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारी नदियाँ, इधर सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी, इधर गंगा नदी, फिर उसकी सहायक नदी, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी। तो ये नदियाँ पहाड़ों से मिट्टियाँ लेकर के आती हैं और यहाँ टेथिस वाला जो हिस्सा था उसमें जमा देती हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है? ये उत्तर का मैदान बन जाता है, विशाल मैदान, जहाँ पे समतल जमीन है, अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। तो वहाँ पे खाद्यान्न अच्छे तरीके से उत्पादन किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, पानी की सुविधा है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार पूरा एक पठार नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार हैं और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार हैं और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें हम नॉर्मली 3 भागों में ओवरव्यू में बांटते हैं। एक तो हम ये बांटते हैं, एक बार मैं क्लियर करके दोबारा से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। किस तरीके से? एक तरीके तो ये वाला हिस्सा जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, ठीक है, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। उसके बाद में अपना ये प्रायद्वीपीय पठार वाला, ये जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं, और इधर की साइड में मेघालय पठार भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो उत्तर के मैदान की अगर बात करें तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित है। इसका एरिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। चौड़ाई अगर बात करें तो इस तरीके से चौड़ाई जो है तो वो 250 से लेके 320 किलोमीटर के आसपास में है, और ऊंचाई 50 से लेके 150 मीटर 200 मीटर तक ही है, ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर भी है कहीं कहीं पे। ओके, फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों के द्वारा निर्मित हुआ। याद रखना, इंडिया का सबसे प्राचीनतम भाग यही है, जो नीचे की साइड से चला था वो यही चला था। तो इंडिया का सबसे प्राचीनतम है। और अगर आपने चट्टानों वाला लेक्चर देखा होगा तो ये जो भाग है ये बहुत लंबे समय से है। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित शैलों के द्वारा निर्मित हुआ है। आग्नेय यानी नीचे से अग्नि के रूप में जब लावा निकल के आता है ऊपर, तो ये पठार बनते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ में प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण ये जो है वो रूपांतरित हो जाते हैं रूपांतरित चट्टानों में। तो यहाँ पे पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों के द्वारा निर्मित किए हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो यहाँ पे ये लावा निर्मित है,
तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मिट्टी पाई जाएगी, वो काली मिट्टी पाई जाएगी। ओके, तो इसे 3 भागों में बांटते हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, मेघालय पठार, 3 भाग होते हैं। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पहले बता चुका हूँ। एरिया इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि यही ओरिजिनल भाग था अपना, ठीक है। तो इसमें अनेक पठार और अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जो देखते हैं, जो पठार है उसके बॉर्डर पे यहाँ पे जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो पश्चिमी यहाँ पे आप देखते हैं तो पश्चिमी घाट हैं और ये पूर्वी घाट हैं, ठीक है। पहाड़ हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इधर की साइड में ये आप पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यूस देखते हैं, लेकिन पूर्वी घाट जो होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। इनके कारण नदियाँ जो अपना पानी लाती हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे मैदान बनते हैं, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान और इधर की साइड में पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो ये जो होता है वो अपना नेक्स्ट पार्ट होता है, जिसे हम तटवर्तीय मैदान बोलते हैं। पूर्वी कोस्टल प्लेन एंड पश्चिमी कोस्टल प्लेन नदियों के जलोढ़ द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद में 5वें नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार एंड दूसरा अपना लक्षद्वीप समूह, और ये अपना राजस्थान का डेजर्ट वाला हिस्सा, ये लास्ट में आता है, जो सबसे अंत में बना हुआ भाग है। ओके, अब थोड़ा डीप के अंदर जाते हैं। भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, तो वैसे तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखते हैं तो ये हिमालय वाला है। तो कुछ चीज़ें, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2500 किलोमीटर, मैंने बताया 2400-2500 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई, पश्चिम यानी ये वाला हिमालय अपना कश्मीर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, 400 से 500 किलोमीटर है। और इधर की साइड में चौड़ाई जो है वो आंध्र प्रदेश वाले अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास में। ये नवीनतम बलित पर्वतमाला है, अभी मैंने बताया, न्यूएस्ट है, यंगेस्ट है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ये अल्पाइन भूसंचलन से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर इसकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है। क्षेत्रफल करीब करीब इतना है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम जब बोलते हैं ना उत्तर के हिमालयी मैदान, तो एक हिमालय अकेला नहीं है, हिमालय के साथ साथ में बहुत सारी पर्वतों का, पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। बीच बीच में घाटियाँ हैं, दून्स हैं, द्वार्स हैं, पठार भी हैं छोटे छोटे, ये बहुत सारी है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, एक पर्वत तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियों का, पर्वतों का हिस्सा होता है। ओके, तो कई समानांतर श्रेणियाँ हैं, मध्य में घाटियाँ हैं। इसमें इसकी आकृति अगर देखेंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आकृति निकल के आ रही है ऊपर से नीचे लेकर के इस तरीके से यहाँ पे, तो ये चापाकार आकृति निकल के आ रही है इस तरीके से, ठीक है, चाप के जैसे, अर्धवृत्त के जैसे आकृति निकल के आ रही है। ओके, तलवार के समान ही बोल सकते हैं। और हिमालय का क्रोड जो है, वो अंदरूनी भाग जो है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। ओके, और पूरब एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ होता है। तो इस जगह पे पूरब में भी एकदम से तीव्र मोड़ लेती हैं, इधर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं, और इधर भी ये तीव्र मोड़ लेती है। इधर की साइड में भी हिमालय के पूर्वोत्तर हिमालय जिसे बोला जाता है, जिनमें अपनी नाग पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, उसके अलावा मिसमी पहाड़ियाँ, आबोर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ इस तरीके से, और अंदर अंदर जाते हुए ये अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्से में आता है। ओके, डिवीज़न अगर देखें इस हिमालय वाले क्षेत्र का, तो हम नॉर्मली इसे 3 अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक तो ओरिजिनल हिमालय, मैं अभी इस इमेज में दिखाता हूँ, ये मैं आपको बोलता हूँ इस तरीके से। एक तो अपना ओरिजिनल हिमालय इस तरीके से, ठीक है। इस ओरिजिनल हिमालय के ऊपर वाले हिमालय को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस यानी पार करके हुए। तो अपने ओरिजिनल हिमालय से ऊपर वाले हिस्से को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और इस ओरिजिनल हिस्से के इस साइड में, मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इधर का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम पूर्वोत्तर हिमालय भी बोलते हैं। तो ओरिजिनली एक ट्रांस हिमालय, एक अपना मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय को भी हम बांटेंगे, और एक अपना पूर्वोत्तर हिमालय। अब इस मुख्य हिमालय को भी हम जो है वो 3 भागों में बांटते हैं। एक तो सबसे पीछे की साइड में ट्रांस हिमालय से सटा हुआ ऊंचा है, तो बृहद हिमालय, ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है, तो बीच वाला है, तो उसे मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, ठीक है, इसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हिमाचल। और सबसे नीचे जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, 900 से 1100 मीटर, उसे हम बोलते हैं अपना शिवालिक रेंज या लेसर हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय। तो अगर हम प्रॉपर बोलें तो 5 भाग हो गए, ठीक है।
और ओरिजिनल मध्य भाग की अपना मुख्य हिमालय की बात करूँ तो 3 भाग हुए। मुख्य हिमालय का पहला भाग हुआ अपना बृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। बीच वाला भाग जिसे मिडिल हिमालय बोलते हैं, जिसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और नीचे वाला भाग शिवालिक जिसे बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय में भी अलग अलग श्रेणियाँ, मैंने बोला कि एक पहाड़ मतलब हिमालय बोल रहा हूँ तो उसके अंतर्गत बहुत सारी श्रेणियाँ होंगी, बहुत सारी चोटियाँ होंगी, एक तो हो ही नहीं सकती। तो अपना काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये जो आती हैं वो ट्रांस हिमालय में आती हैं। उसके बाद में बृहद हिमालय में हिमाद्री बोलते हैं, मध्य हिमालय को हम हिमाचल बोलते हैं और लेसर हिमालय को हम शिवालिक बोलते हैं। ये तीनों मुख्य हिमालय के हिस्सा हैं। और पूर्वोत्तर हिमालय जिसमें आवोर, मिसमी, नाग पहाड़ियाँ और उसके अलावा मणिपुरी पहाड़ियाँ, तो ये इस साइड में पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्से आते हैं। तो विभाजन को दोबारा देख सकते हो आप, ये अपना ट्रांस हिमालय, ठीक है। भौतिक विभाजन दोबारा से देखते हैं एक ओवरव्यू के रूप में। हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी और लद्दाख हिमालय, उसके अलावा जांस्कर भी आता है, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई काफ़ी है, ये हिमालय से पार है। अभी मैं मैप में आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये आप मैप ही देख लीजिए, ठीक है। ये अपना मैप है जो बहुत शानदार तरीके से मैंने हाथों से बनाया हुआ है। तो मैप में देखिए, यहाँ से लेके, चलो मैं इसे करता हूँ मैं अच्छे तरीके से। ये वाला जो हिस्सा है ये तो है अपना मुख्य हिमालय, ठीक है। ये हो गया मुख्य हिमालय। इस मुख्य हिमालय के पार में जो है वो उसे ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। तो इस ट्रांस हिमालय में काराकोरम आता है इस तरीके से, ये वाला हिस्सा। इस काराकोरम के अंतर्गत एक चोटी आती है, उस चोटी का नाम है K2, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि अपना भारत के संविधान के तहत और इंडिया की इंटीग्रिटी के तहत ये पूरा हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में, वो भारत की सोवरेंटी में आता है। तो K2 को हम भारत की सबसे ऊंची चोटी मानेंगे, ओके। तो पहला यहाँ पे मैंने आपको बताया K2 है जो है वो काराकोरम श्रेणी की है। उसके बाद में उसके नीचे आती है लद्दाख श्रेणी, उसके पास में ही एक जांस्कर सीरीज भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की। तो मुख्य में पहला मैंने आपको बताया बृहद हिमालय, ये कंटिन्यूस जाता है, पूरा कंटिन्यूस जाता है इस तरीके से। अब इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ हैं बृहद में। यहाँ पे अगर नेपाल वाले क्षेत्र में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट मिलती है, अपने सिक्किम वाले क्षेत्र में देखेंगे तो कंचनजंगा आपको मिलती है सिक्किम वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय और लास्ट में नीचे नंबर पे तीसरे पे अपना शिवालिक रेंज। और इधर की साइड में पूर्वोत्तर हिमालय है ही, ओके। और अगर ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएं तो चीन की साइड में कुलनुल श्रेणी है, ठीक है, कुलनुन, ठीक है। उसके बाद में इधर हिंदुकुश श्रेणी है जो अफगानिस्तान साइड में जाती है। पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी है। और इनको बांधने के लिए यहाँ पे एक तरीके से एक पठार है जो इनसे सबसे टच होता है, हिमालय से भी टच हो रहा है एक तरीके से, ट्रांस हिमालय से भी टच हो रहा है, हिंदुकुश से भी टच हो रहा है, कुनलुन से भी टच हो रहा है। तो यहाँ पे जो पठार बना हुआ है उसे पामीर नोट के नाम से जाना जाता है, पामीर की गांठ के नाम से जाना जाता है, ओके। तो देख लीजिए, ये जो मैंने मैप में बताया वही। औसत ऊंचाई काराकोरम की इतनी है, सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। लद्दाख हिमालय की औसत लंबाई बहुत अच्छी है, ऊंची है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो लद्दाख हिमालय की गुरला मान्यता है। इस जो लद्दाख हिमालय है यहाँ पे गुरला मान्यता करके एक चोटी है, तो क्या। देन मुख्य हिमालय के 3 भाग हैं। बृहद हिमालय जिसे हम ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री बोलते हैं, इसकी औसत ऊंचाई अधिक है, इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है, इसका क्रोड ग्रेनाइट निर्मित होता है। मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है सेम टू सेम, तो मैंने वो लिख दिया है। ये ध्यान रखना कि मध्य हिमालय का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है, ओके, ये ध्यान रख लेना। अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से ट्रांसफॉर्म जो शैल हैं उनके कारण हुआ है, ओके। तो ये मध्य हिमालय। शिवालिक जो होता है उसकी जो ऊंचाई है वो कम है, तो इसके अंतर्गत दून पाए जाते हैं और ये नवीनतम भाग है। अब इनमें थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है हर के बारे में, तो एक एक करके देख लीजिए। ट्रांस हिमालय, इसका अन्य नाम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी बोल देते हैं इसे। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जांस्कर ये सब आती हैं। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है।
सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी से होकर निकलती हैं। ये जैसे आप देखेंगे तो सिंधु इस जलीय क्षेत्र में कैलाश श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। कैलाश श्रेणी तिब्बत वाले क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे राकस ताल है, उससे निकलती है सिंधु नदी और इस तरीके से पाकिस्तान में होकर बहती है। और अगर दूसरे तरीके से अगर ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो वो इस तरीके से निकलती है और इस तरीके से बहती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो अपना किससे निकल रही हैं, वो अपने ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ओके, इसके अंतर्गत बहुत सारी घाटियाँ हैं, जिनमें से सिगार घाटी, हुंजा घाटी और नुब्रा घाटी। वैसे ओरिजिनली इनमें से ज़्यादातर घाटियाँ POK के अंतर्गत आती हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंदर आती हैं। ओके, ये अधिकतर समय हिमाच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, अगर आप गूगल मैप देखेंगे तो वहाँ पे जो जो सफ़ेद सफ़ेद वाला हिस्सा दिखेगा ऊपर की साइड में, वो बर्फ़ से आच्छादित है, ग्लेशियर है। इसमें इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन हिमनद। तो सियाचिन का रिलेटेड एक सवाल भी था। वो सवाल जो था वो UPSC का प्री में एग्ज़ाम में सवाल था कि सियाचिन कौन सी जगह पे है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। तो सियाचिन वाला हिस्सा ये है। तो उसमें एक ऑप्शन ये था कि लद्दाख और जांस्कर श्रेणी के उत्तर में, तो वही राइट आंसर था, क्योंकि ये लद्दाख श्रेणी है और इस लद्दाख श्रेणी के उत्तर की साइड में जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सियाचिन की लड़ाई हुई थी 1999 में, तो सियाचिन की लोकेशन जो थी पूछी गई थी। और काराकोरम दर्रा भी यहीं से पास होके जाता है। लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरला मानदेता है, और अपनी काराकोरम वाली K2। मुख्य हिमालय के 3 भाग, बृहद हिमालय, ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो नंगा पर्वत यहाँ पे है, इस जगह पे। ओके, ऊपर की साइड में इस जगह पे नंगा पर्वत है, और यहाँ पे है नामचा बारवा। ठीक है, इस जगह पे नामचा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक ये फैली हुई है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई कम है इसकी। ठीक है, और ये याद नहीं रखनी है आपको। इसकी प्रमुख चोटियाँ माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नामचा बारवा है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। 40 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ऊपर है। तो सबसे ऊंची चोटियाँ किस में मिल रही हैं, अपनी बृहद हिमालय के अंतर्गत मिल रही हैं। बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में प्रमुख घाटियों के नाम अगर पूछा जाए तो कश्मीर घाटी, कश्मीर अपना इस जगह पे कश्मीर घाटी है। घाटी का मतलब तो आप जानते ही हैं, 2 पहाड़ियों के बीच में जो समतल इलाका बन जाता है उसे घाटी बोलते हैं, जहाँ पे रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, पानी भी मिल जाता है, समतल ज़मीन भी होती है, खेती भी कर सकते हैं। ठीक है, उपजाऊ ज़मीन होती है। उसके अलावा लाहौल स्पीति, ये वाला हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल में है। फ्लावर घाटी, ये उत्तराखंड में है। और काठमांडू घाटी, ये नेपाल वाले क्षेत्र में है। तो ये याद रखना है, बृहद हिमालय के और मध्य हिमालय, इससे नीचे वाला जो हिमालय है ना, ये ऊपर बृहद हिमालय और इससे नीचे वाला मिडिल हिमालय, इनके बीच में पाई जाएंगी ये घाटियाँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनका नाम क्या हुए, कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा, फ्लावर घाटी एंड काठमांडू घाटी। यहाँ पे जो ये बृहद हिमालय और अपना मध्य हिमालय, इसके बीच में यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में मुलायम घास के मैदान जो हैं उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो एक खूबसूरत वादियाँ होती हैं, एक तरीके से खूबसूरत मैदान होते हैं वो। तो जैसे सोनमर्ग नाम की एक जगह है, गुलमर्ग नाम की एक जगह है, टनमर्ग नाम की एक जगह। तो जम्मू कश्मीर में मुलायम घास के मैदानों के कारण निर्मित खूबसूरत वादियों को मर्ग के नाम से जाना जाता है। और यही काम अगर उत्तराखंड में होता है, वहाँ पे जो घास के मैदान हैं और उनके कारण बहुत सुंदर प्यारी अगर वादियाँ बन रही हैं, तो उन्हें बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बृहद हिमालय की बात चल रही है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तिब्बती भाषा में उसे चोमोलुंगमा बोलते हैं, और इसे नेपाल में पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, सागर माथा भी बोलते हैं उसे। ओके, हिमरेखा, हिमरेखा मतलब होता है वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये रेखा, इसके ऊपर तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी बर्फ़ जमी ही रहेगी हमेशा, तो उसे हिमरेखा बोलते हैं। तो अपना जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, उसमें ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है और कम बारिश होती है, जबकि अपना पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वहाँ बारिश अधिक होती है। तो यहाँ पे जो रेखा होगी वो जो है उसकी ऊंचाई
इस जगह पे हो जाएगी और उसकी लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। यानी इधर की साइड में पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में बर्फ़ कम जमेगी, हिमरेखा कम होगी, लेकिन अपने पश्चिम में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पश्चिम में हिमरेखा की जो ऊंचाई या लंबाई है वो अधिक होगी। तो इधर बर्फ़ कम ज़्यादा जमेगी अपने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में बर्फ़ जो है वो कम जमेगी। ध्यान रखना, क्यों कम जमेगी, बारिश होगी तो बारिश के कारण जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है। नेक्स्ट अपना है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की अगर बात करें, मिडिल हिमालय, तो इसको हम लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। औसत ऊंचाई इतना है 3700 से 4500। उसके अलावा चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। यहाँ पे पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज और धौलाधर रेंज, ठीक है। पीर पंजाल और महाभारत ये जम्मू कश्मीर में आती हैं और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में आती है। तो ये 3700 से लेके 4500 किलोमीटर के आसपास में होती हैं, ये बीच वाले क्षेत्र में। इसमें अगर कोई आपसे प्रमुख दर्रे पूछे तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए अगर जाना होगा तो बनिहाल दर्रे से पास होकर के जाना पड़ता है। यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे हिल स्टेशंस बनाए गए थे जो आज के समय पे पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी। डलहौजी तो एक डबल राजधानी थी, शिमला भी डबल राजधानी थी, ठीक है। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी ये अंग्रेज़ों के द्वारा ठंडी जगह ढूंढने के लिए हिल स्टेशंस बनाए गए थे। गर्मियों के समय पे ये राजधानी शिमला में ट्रांसफ़र कर लेते थे, डलहौजी में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो ये आज के समय पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। ओके, ये ऊंचे हैं, ऊंचाई पे होने के कारण जो है वो टेम्परेचर कम होता है। अगर आपको पता हो तो 165 मीटर ऊपर जाने पे ही 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। ओके, दून और द्वार मैंने अभी बताया कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऊपर वाला हुआ अपना ग्रेटर हिमालय, उससे नीचे वाला हुआ मध्य हिमालय और इससे नीचे वाला हुआ अपना शिवालिक। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो बीच में घाटियाँ मिलेंगी उन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो अपना पश्चिमी क्षेत्र है, अपना इधर की साइड में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो उन्हें दून के नाम से बोल देते हैं, और असम वाला क्षेत्र या अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र यानी पूरब वाला क्षेत्र वहाँ द्वार के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम में देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, इस तरीके से दून है, घाटियों को दून बोला जा रहा है उसमें। और पूर्व में द्वार यानी अलीपुर द्वार एग्जाम्पल के रूप में। ओके, ये ध्यान रखना, ये किस किस के बीच में पाए जा रहे हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। यहाँ पे दून है, इधर की साइड में द्वार है। यहाँ पे बीच में बुग्याल और प्यार मिलते हैं और ऊपर की साइड में मर्ग मिलते हैं जो घास के मैदान होते हैं, सुंदर खूबसूरत वादियाँ होती हैं। ओके, फिर हम शिवालिक हिमालय, औसत ऊंचाई इतनी है इसकी 900 से 1100, चौड़ाई बहुत कम है इसकी, ठीक है। इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, सबसे नीचे है, दक्षिण का हिमालय भी बोलते हैं। ये सबसे नवीनतम है और इसकी ऊंचाइयाँ जो कम है, पहाड़ियाँ जो हैं वो कम ऊंचाई की होती हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, अपना हिमालय वाला भाग देख लिया, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो मैंने बोल दिया, ऊपर की साइड में काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तो हो गए अपने ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद में बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, ठीक है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं, मर्ग पाए जाते हैं, और बुग्याल और प्यार जो है वो, ये से हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बोलते हैं। ओके, तो बृहद हिमालय की चोटियाँ हैं माउंट एवरेस्ट, नामचा बारवा, उसके अलावा कंचनजंगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं, और 40 के आसपास ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ऊपर है। फिर मध्य हिमालय, ठीक है, यहाँ पे, और इधर की साइड में अपना शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो है वो हिल स्टेशन बनाए थे। ओके, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दून पाए जाते हैं और द्वार पाए जाते हैं, द्वार अपने असम वाले क्षेत्र में। अब इस हिमालय को हम प्रादेशिक यानी अपना एक तरीके से राज्यों के आधार पर बांटने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। एक है पंजाब हिमालय, ठीक है, एक है अपना कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और असम हिमालय। मतलब अभी तो हमने ऊंचाई के हिसाब से बांटा था, कौन सी ऊंची चोटी है और कौन सी नीची चोटी है, इस हिसाब से। अब हम इसे भाग में राज्यों के समानांतर बांटने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंधु नदी इधर से जा रही है और सतलज नदी इधर जा रही है, तो इन नदियों वाले बीच के भाग को हम बोल देते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ पे पंजाब हिमालय, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएँ बनी होंगी, ठीक है, इन्हें पंजाब हिमालय बोलते हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल आती हैं।
दूसरा, यहाँ सतलज से लेके और काली नदी के बीच में जो आ रहा है उसे हम कुमायूं हिमालय बोल देते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मसूरी श्रेणियाँ इसमें आती हैं। तीसरा, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच वाला यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी उनको हम नेपाल हिमालय बोल देते हैं, क्योंकि नेपाल वाले क्षेत्र में तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू श्रेणी ये इसमें आती हैं। उसके बाद में हम चौथा बोलते हैं असम में, ये असम हिमालय, यानी तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसे असम हिमालय बोलते हैं। अब इसमें जो है वो बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कम ऊंचाई की पाई जाती हैं। तो यहाँ पे तो इधर तो नामचा पर्वतक है ही, इधर की साइड में जब आते हैं पूर्वोत्तर हिमालय में तो अबोर, मिसमी, पटकोई, बुम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। अच्छा, ये यहाँ वाला हिस्सा अभी छूट गया था, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। ये पूर्वोत्तर हिमालय है, तो इस पूर्वोत्तर हिमालय में अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी ये हिल्स पाई जाती हैं। और इधर मेघालय वाले क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, बट उनको थोड़ा सा हम उधर की साइड में प्रायद्वीपीय भाग भी मान लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, हम उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, पहला हमने हिमालय वाला क्षेत्र देख लिया। अब देखो ये लेक्चर बड़ा होगा, क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, वो फास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, ओवरव्यू में मैंने जो नोट्स बनाए उन्हें बता देता हूँ। तो मैदान कैसे बनते हैं मैंने पहले बता दिया कि नदियाँ अपने साथ में तलछट साथ में लेके आती हैं, अपने साथ में मिट्टी का लेकर आती हैं और मिट्टी का जमाव कर दे जाती हैं तैतीस सागर वाले हिस्से में, तो उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका निर्माण जो हुआ है वो प्लिस्टोसीन से लेके एलोसीन युग के बीच में हुआ। एक अलग से लेक्चर होगा अपना इस टाइम स्केल का, तो वो वहाँ अलग देख लेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, वो अलग से समझ में आ जाएगा। प्लिस्टोसीन क्या है, हेलोसीन क्या है, जुरासिक टाइम क्या है, ये सब। अब इसकी आकृति धनुषाकार है। अब धनुषाकार इस तरीके से ये वाला हिस्सा है वो अपना कौन सा मैदान है, उत्तर का मैदान है ये, तो धनुषाकार जैसी आकृति है। लंबाई अपनी 2400 से लेकर 3200 किलोमीटर है। ये कम ऊंचा है, 50 से 150, 200, 300 मीटर तक है। क्षेत्रफल इसका 7.5 लाख किलोमीटर है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब आते हैं। इधर बंगाल से शुरू होते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, ये इसके राज्य आते हैं। अब इसको भी हम जो है वो 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, 4 भागों के नाम बोलता हूँ पहले, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए इसे। देखिए, ऊपर है अपना हिमालय। ठीक है, अब मैं हिमालय को एक ही हिस्सा बोलूँगा, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के भी 3 भाग बताए, और उसके बाद में मैंने पूर्वोत्तर वाला हिमालय बताया। अब इस हिमालय से नदियाँ निकलेंगी। ठीक है, ये नदियाँ निकल रही हैं, इन नदियों के कारण यहाँ पे जो है वो मैदान का निर्माण हो चुका है इस जगह पे। ओके, अब ये जो मैदान है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। किस तरीके से बांटते हैं? सबसे पहले जब ये नदियाँ पहाड़ों से उतर के आती हैं तो अपने साथ में मोटे मोटे कंकड़ लाती हैं, मोटे मोटे कंकड़, और मोटे मोटे कंकड़ यहाँ जम जाते हैं। जब ये कंकड़ यहाँ जम जाते हैं तब नदियों का जो पानी आता है तो वो दिखता ही नहीं है। एक पूरा जब पहाड़ों से उतरने के बाद में नदियाँ, जैसे ही पहाड़ खत्म होते हैं हिमालय पहाड़, तो वहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, उनके बीच में जम जाते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, अगर आपने उधर की साइड में अगर आपने अपने मोदी जी का और बियर ग्रिल्स वाला शो देखा होगा तो उसमें भी इस तरीके का सीन था। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कंकड़ों के बीच में जो है वो गायब हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है अपना भावर रीजन। क्या नाम से बोला जाता है? भावर रीजन। ठीक है, पहला क्षेत्र जहाँ मोटे मोटे कंकड़ होते हैं और जहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है भावर रीजन। उसके बाद में नदियाँ एकदम से मैदान में आती हैं, बिल्कुल नीचे इलाके में आती हैं और अपना पूरा पानी चारों तरफ फैला देती हैं। ठीक है, और पूरा पानी चारों तरफ फैला देती हैं तो यहाँ पे दलदली इलाका हो जाता है। कैसा हो जाता है? दलदली इलाका। और उस दलदली इलाके को बोला जाता है तराई रीजन। तराई रीजन। तो यहाँ पे दलदली इलाका होने के कारण बहुत सारे घने जंगल, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पहले यहाँ तो जनसंख्या कम रहती थी, लेकिन जब आज़ादी के बाद में जब हमारा विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट होके आए थे, बाकी तो शहरों में बसाए गए थे, दिल्ली, जयपुर, बाकी सब जगह मिले। और सिंधी कैंप आप देखते होंगे, तो सिंधी कैंप वो रिफ्यूजी कैंप था। जब भी आप सिंधी कॉलोनी सुनते होंगे तो वो सिंध वाला क्षेत्र, पाकिस्तान के अंदर से आए हुए लोग थे। उसके अलावा पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत सारे सिख और हिंदू पलायन करके आए थे,
तो शरणार्थियों के रूप में यहाँ पे जंगल थे, उन जंगलों को काट करके इन तराई क्षेत्र में बसा दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे यूपी में भी आपको मिनी पंजाब देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिख पॉपुलेशन अच्छी मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि वो पंजाब से ट्रांसफ़र होके इस क्षेत्र में आए हुए थे। ओके, तो दूसरा वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया तराई रीजन। उसके बाद में अपनी नदी चल रही है। ठीक है, ये नदी चल रही है। इस नदी ने पुराने समय पे बहुत सारा अच्छा उपजाऊ क्षेत्र डेवलप किया। ठीक है, और ये नदी पहले फैल फैल के चलती थी, अब कम चलती है। मतलब अब छोटे इलाके में चलती है, लेकिन पहले फैल के चलती थी और लोग ज़्यादा रहते नहीं थे उस जगह पे। ओके, तो पुराना वाला जो भाग है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पहले लाई गई थी नदी के द्वारा, उसे बोला जाता है बांगर, पुराने वाले बाहर वाले भाग को। ठीक है, जहाँ बाढ़ नहीं आती है नॉर्मली, तो वो होता है बांगड़। और जो नदी का पेटे वाला इलाका है जहाँ बाढ़ आती रहती है हर साल 2 साल में, और वो हमेशा नया जो है वो जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती रहती है, तो उसे बोला जाता है खादर। तो 4 भाग हुए। पहला हुआ भाबर, दूसरा हुआ तराई। भाबर वो इलाका जहाँ मोटे मोटे कंकड़, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा तराई, तराई जहाँ नदियाँ एकदम से दिखती हैं और चारों तरफ फैल के दलदली इलाका निर्माण कर देती हैं, तराई। तीसरा, नदी के द्वारा पुराना बनाया गया जो मैदान है वो बांगर, और नदी के नवीनतम निक्षेपों के द्वारा बनाया गया मैदान है वो खाला। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये वाला हिमालय, ऊपर वाला हिमालय वाला हिस्सा, ये हिमालय हुआ। ठीक है, अब इस हिमालय से नीचे जब उतरती हैं नदियाँ, तो पहला वाला भाग मैंने बताया था, क्या बताया था, मोटे मोटे कंकड़ों के रूप में भावर। फिर उसके बाद में दलदली इलाका आ जाता है, तो उसे मैंने बताया था तराई। तो ये तराई नेपाल के भी नीचे है, उत्तराखंड के नीचे भी है, सिक्किम के भी नीचे थोड़ा सा हिस्सा आता है, तो वो तराई। उसके बाद में पुराना जो जलोढ़ मैदान बनाया गया था, जैसे पंजाब हरियाणा में, यूपी का भी ज़्यादातर हिस्सा जहाँ बाढ़ नहीं आती है, तो वो होता है बांगर। और जहाँ हर 2-3 साल में बाढ़ आती रहती है और हर 2-3 साल में नया मैदान बनता रहता है, वो होता है अपना खादर। उसके बाद में नदियाँ जब अपना पानी समुद्र में छोड़ने वाली होती हैं, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो जब समुद्र में छोड़ने वाली होती हैं तो नदियाँ अपने आप को अलग अलग वितरिकाओं में बांट लेती हैं, क्योंकि नदी की स्पीड जो होती है वो बिल्कुल सीमित हो जाती है, तो वो डेल्टाओं में डेल्टा बना लेती है, वहाँ पे वितरिकाओं में बांटने के कारण डेल्टा बना लेती है। तो यहाँ पे हमारे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण सुंदरवन डेल्टा बनता है। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो मैदान को हम नॉर्मली 4 भाग तो अपना भावर, तराई एंड खादर और बांगर के हिसाब से बांटा। तो दोबारा से बोलता हूँ, भावर सबसे ऊपर, दूसरा तराई, उसके बाद में बांगर जो पुराना जलोढ़ मैदान है, और नवीनतम जलोढ़ मैदान जो है वो खादर। ठीक है, ये तो मैंने बांट दिया ज्योग्राफिकल तरीके से। और ऐसे में जब प्रादेशिक बांटना हो या नदी के आधार पर बांटना हो, तो एक तो नदी के कारण निर्मित मैदान, इधर सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान, यहाँ बीच में गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान, और इधर ब्रह्मपुत्र के कारण निर्मित मैदान ब्रह्मपुत्र मैदान। ये 3 मैदान जो हैं वो नदियों के कारण निर्मित होते हैं। ठीक है, सिंधु में पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है, गंगा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल होता है, ब्रह्मपुत्र में वेस्ट बंगाल एंड असम वाला क्षेत्र आता है। आगे बात समझ में, ये अपना उत्तर का मैदान हो गया। भाबर मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक भाग से सटा हुआ है, उतरते ही मोटे मोटे कंकड़ के निक्षेप होते हैं, उस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई भावर के दक्षिण में नदियाँ इस क्षेत्र में दिखने लगती हैं, दलदली संरचना का निर्माण होता है। यहाँ चावल एवं जूट मुख्य फसल है। दुधवा नेशनल पार्क तराई में ही बसा हुआ है। ठीक है, यूपी में। एंड उसके अलावा शरणार्थी यहाँ बसाए गए थे, यूपी बिहार में, नेपाल के नीचे, इस तरीके से। एंड गंगा यमुना का दोआब, सतलज का मैदान वाला क्षेत्र है। बांगर सिंधु एवं ऊपरी गंगा का मैदान प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ऊंचा भाग होता है, प्राचीन बाढ़ का मैदान यही है। तो हरित क्रांति इसी क्षेत्र में हुई थी, तो पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान पश्चिम यूपी में हरित क्रांति हुई थी, खादर वाले क्षेत्र में हो नहीं पाई थी। ओके, तो ये नवीनतम है, लेकिन सबसे उपजाऊ यही होता है, लेकिन बाढ़ आती रहती है और पैसे अधिक नहीं है, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। ओके, अधिक बाढ़ आती है, कृषि के लिए उपयोगी है, संसाधन की कमी है। मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यूपी वाला इलाका, पंजाब मैदान, गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान, ये मैंने बता दिया। डेल्टा नदियों के मुहाने वाला भाग होता है। अब एक चीज़ याद रखना, जो नदियाँ पश्चिम बंगाल की साइड में जाती हैं वो
लास्ट में जाते जाते लंबी नदी होने के कारण स्पीड धीमी हो जाती है, तो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में मैं मैप में दिखाऊंगा। ओके, यहाँ वाले इस मैप में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे पश्चिमी घाट हैं, ठीक है। इन पश्चिमी घाटों से जो नदियाँ निकलती हैं ना, उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी होती है, वो कम दूरी का बहती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है, तो वो वहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, वो वहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और अपनी गंगा से निकलने वाली नदियाँ या अपनी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद में नदी की स्पीड धीमी हो जाती है, और नदी की स्पीड तेज़ है तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके, प्रायद्वीपीय पठार 3-4 बार बता दिए वही चीज़। प्राचीन गौड़बना का हिस्सा है, आकृति त्रिभुजाकार, आप देख लें इस तरीके से है, ठीक है, उल्टा त्रिभुजाकार है। ओके, देन क्षेत्रफल इतना है, सबसे बड़ा है, और ये भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक भूभाग है। ओरिजिनली तो यही तो भाग था शुरुआत में। इसकी ऊंचाई थोड़ी सी अधिक है, ठीक है। तो ये पठारी भाग है। पठार का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ भाग, इस तरीके से। पर्वत का मतलब होता है एकदम से तीक्ष्ण ऊंचा उठ जाए, और पठार जो होता है उठने के बाद में फिर वो समतल हो जाता है, फिर नीचे नीचे आता है, इस तरीके से होता है पठार। ओके, तो ये पठारी भाग है, ऊंचाई है, लेकिन फिर ऊपर जाने के बाद में समतल सा हो जाता है। इसका विस्तार उत्तर में अगर देखें तो अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियों से लेके दक्षिण में अपनी कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में नीलगिरी पहाड़ियों तक है, कार्डमम हिल्स तक है। उसके बाद में पश्चिम में पश्चिमी घाट से लेके पूर्वी घाट तक है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे लिखा है विंध्य श्रेणियाँ, सतपुड़ा श्रेणियाँ भारत को 2 भागों में बांट देती हैं। यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके नीचे वाले भाग को हम दक्षिण भारत वाला भाग बोल देते हैं, ऊपर वाले भाग को हम उत्तर भारत वाला बोल देते हैं। तो ये ओरिजिनली दो भागों में बांटने का तरीका हम बोल देते हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे घाट बने हुए हैं, यानी पहाड़ियाँ हैं इसी की, ये पठारों से टच होती हुई पहाड़ियाँ हैं, ये कंटिन्यूस लंबी लंबी जा रही हैं। तो ये किस दिशा में? पश्चिम में, तो पश्चिमी घाट बोल देते हैं इन्हें, पश्चिमी घाट। इधर की साइड में पूरब में, तो इन्हें पूर्वी घाट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके मिलती हैं इन जगह पे, तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों के पास में आकर के ये मिलती हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। ओके, एंड दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी को चोटी है, वो केरल में है, वो यहाँ पे जो है वो इस जगह पे अनाईमुड़ी, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, उनमें अनाईमुड़ी चोटी है केरल के अंतर्गत, यहाँ पे अन्नामलाई, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे है। ओके, तो अब इस मैप को देख लीजिए, रिवाइज होंगी सारी चीज़ें, बार बार रिवाइज होंगी, वो कि अपना एनसीईआरटी वाला लेक्चर है ही इसी का हिस्सा, सेकंड पार्ट में वो चलेंगे। ये ऊपर कौन सा हुआ? काराकोरम, ठीक है, उसके बाद में लद्दाख, और उसके बाद में जांस्कर, ठीक है। फिर मुख्य हिमालय शुरू होता है, मुख्य हिमालय का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, यहाँ नामचा बारवा, ठीक है। फिर इसके अंदर मुख्य हिमालय के नीचे आती है मध्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय में अपनी माउंट एवरेस्ट भी आती है, कंचनजंगा भी आती है, मकालू भी आती है। फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद में अपना नीचे वाला जो नीचे वाला हिस्सा है शिवालिक हिमालय। इधर की साइड में मिसमी, अबोर, फिर उसके बाद में अपनी नागालैंड वाली नाग पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, और नीचे की साइड में त्रिपुरी पहाड़ियाँ आती हैं। ओके, इधर मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ आती हैं, गारो, खासी और जयंती आती है। इधर की बात करें, अब ये तो हो गया ऊपर वाला, फिर नीचे उत्तर का मैदान आता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम बात करते हैं ओरिजिनली यहाँ से इस तरीके से, अरावली वाला क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, उसके पास में यहाँ पे फिर ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसे हम पठार बोलते हैं, इस तरीके से। देखो, प्रायद्वीपीय पठार में सिर्फ पठार ही पठार नहीं है, पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, मैंने बोला पठार के अलावा पहाड़ियाँ भी, इस तरीके से ये पूरा त्रिभुजाकार आकार में। तो एक तो इसके अंतर्गत अरावली पहाड़ियाँ, अब एक पूरा पठार नहीं है, ध्यान रख लेना, पूरा हो ही नहीं सकता, इतना बड़े इलाके में एक ही पर्वत थोड़ी हो सकता है, अलग अलग पठार बन रहे होंगे, बीच बीच में समतल मैदान भी आएंगे, लोग भी रहेंगे, ऐसा पूरा थोड़ी हो सकता है, उसमें पहाड़ियाँ भी आएंगी, चोटियाँ भी आएंगी, इस तरीके से होगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा जो है वो हिमालय, सतपुड़ा जो है वो अपना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो है वो बॉर्डर भी बनवाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी एक तरीके से पूरी की पूरी अपनी
मध्य प्रदेश में आती है। और इस बंद पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके नीचे है यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ, और इधर की साइड में छोटा नागपुर का पठार है, ओके। यहाँ बालाघाट श्रेणियाँ हैं, बाकी ये अगले मैप में हम देखते हैं क्लियर। तो इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पठारों के नाम वैसे एक मैप में पूरा बता ही रखा है। मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर, दक्कन दंडकारण्य, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार। अब इस वाले मैप में मैं पठारों को दिखाई देता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये मालवा का पठार है, ठीक है। विंध्याचल के ऊपर है एक तरीके से, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, और अपना हाड़ौती वाला हिस्सा भी इसी में आता है, हाड़ौती का पठार के नाम से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है बुंदेलखंड वाला पठार। तो बुंदेलखंड यहाँ झांसी वाला जो इलाका है उसके पास में, यहाँ ऊंचा उठा हुआ भाग है, उससे बुंदेलखंड। फिर झांसी वाले इलाके से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यूपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है बघेलखंड का पठार। उससे आगे जब जाते हैं तो झारखंड वाले क्षेत्र में आता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि मिनरल रिच है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद में दंडकारण्य पठार, तो दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता है, दंडकारण्य पठार, ओके। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इतना सा हिस्सा ये आता है जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। यहाँ पे मेघालय का पठार आता है, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटक का पठार आता है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार आता है, ओके। तो यही है दक्कन का पठार, जिसके अंतर्गत दक्कन लावा पठार, तेलंगाना पठार, मैसूर पठार। ये मैसूर पठार कर्नाटक पठार के हिस्से का भाग होता है, ओके। तो ये पठार है। तटीय मैदान, ये जो पठार हैं अपना इस तरीके से, इन पठारों की बाउंड्री जो बन रही है वो बन रही है घाटों से, ठीक है। और इन घाटों से नदियाँ निकलती हैं, नदियों के कारण यहाँ पे मैदान बनते हैं। तो इधर वाला पश्चिम मैदान, इधर वाला पूर्वी मैदान, दैट्स इट। इसमें कुछ समझने का है नहीं। तो पश्चिमी और पूर्वी, अब पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी, पश्चिम वाला ये वाला पश्चिम और ये वाला पूर्वी। अब इनमें कुछ समझ लीजिए, देखो मैं क्या समझा लेता हूँ, ये दो तीन चीज़ें। ये वाला जो है वो इस तरीके से ज़्यादातर सतत है, कंटिन्यूस है। पूर्वी वाला जो है वो सतत नहीं है, अनकंटिन्यूस है, बीच बीच में से टूटा हुआ है, ठीक है। दोबारा से मैं बनाता हूँ, पूर्वी वाला जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये जो मैदान बन रहा है इस जगह पे पश्चिमी के कारण, इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, ठीक है, बहुत कम चौड़ाई है यहाँ पे। लेकिन पूर्वी के कारण जो चौड़ाई बन रही है मैदान की वो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा मानसून उठता है तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण जब शुरुआत में मानसून आता है तो यहाँ पे सर्वाधिक बारिश करता है, ठीक है, पूरे पश्चिमी घाट पे। तो पश्चिमी घाट में बारिश अधिक होगी तो पेड़ पौधे अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जीव जंतु अधिक होंगे, तो जैव विविधता यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिमी घाट के पीछे की साइड में बारिश होती नहीं है क्योंकि पानी यहीं रुक जाता है, तो यहाँ पे छायावृष्टि क्षेत्र होता है जहाँ बारिश नहीं होती है, तो महाराष्ट्र में और उनमें ये ड्रॉट एरिया होता है, ओके। ये पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यूस है, इससे निकलने वाली नदियाँ तीव्र बहती हैं। पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं वो एक्चुअली में इस वाले क्षेत्र से निकलती हैं, पठार से निकलती हैं, यहाँ क्योंकि पठार बना हुआ है तो पठार ऊंचा है, तो इस तरीके से निकलती हुई जाती हैं, तो ये पूर्वी घाट को काट देती हैं, इसलिए पूर्वी घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अधिक विविधता है पश्चिमी घाट में, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। चौड़ाई कम है, ठीक है, चौड़ाई कम है, मैंने बता दिया आपको। कच्ची खाड़ी से लेके कुमारी अंतरीप तक यानी कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ मैदान है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने पर चौड़ाई थोड़ी सी सर्वाधिक ज़्यादा है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, ठीक है। जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। यहाँ छोटी नदियाँ हैं और तीव्र स्पीड से बहती हैं। यहाँ नदियों के मुहाने पर ज्वार नदबुक यानी एस्चुरी का निर्माण होता है। मैंने बताया फास्ट अगर बह रही है तो वहाँ एस्चुरी का निर्माण होगा। कयाल क्या होता है? पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले पश्च जल, बैकलॉक वाटर्स, कहीं कहीं ऐसा मिलता है, ये समुद्र का पानी यहाँ भीतर तक भर गया, यहाँ भीतर तक भर गया, बैकलॉक वाटर। तो जब ये ऐसा भर जाता है तो उसे यहाँ पे पश्चिमी तट पे उसे कयाल बोलते हैं, ओके। अब पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट वाला ये वाला हिस्सा, ओके, पूर्वी तट। पूर्वी तट में, अच्छा इनको एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ कर्नाटक वाला और महाराष्ट्र वाला जो है वो उनके, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे कोकण तट के नाम से जाना जाता है, मैदान है ना कोकण तट। कर्नाटक वाले को कन्नड़ तट बोलते हैं, एंड केरल वाले क्षेत्र को मालाबार तट बोलते हैं। तमिलनाडु वाले एरिया को अपना कोरोमंडल तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश वाले को आंध्र तट बोलते हैं। उड़ीसा वाले को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी की बात चल रही है तो चौड़ाई अधिक है,
सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जाती है। सुवर्ण रेखा नदी इस तरीके से ऊपर से यहाँ कट के आती है। मुख्य नदियाँ इसकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो लंबी दूरी तक बहती हैं। इस तरीके से लंबी दूरी तक यहाँ की नदियाँ तो बहुत फास्ट जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से निकल के इधर जा रही हैं, क्योंकि उनका ढलान उस तरीके से है, ओके। तो वो लंबी दूरी बहेंगी तो वो निश्चित सी बात है डेल्टा निर्माण करेंगे। इसकी प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? एक तो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है। चिल्का झील है इधर उड़ीसा में, ओके। एंड एक है अपनी पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। उत्कल का मैदान, जिसे हम उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं, वो तो है ही इसमें शामिल, ठीक है। द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे जो द्वीप समूह निकले हुए हैं वो हिमालय का ही हिस्सा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका जो निम्नतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और निम्नतम पॉइंट का जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे कन्याकुमारी वाले का 8 डिग्री 4 मिनट, आपको याद होगा ही। तो ये थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत बनाया हुआ है। इस तरीके से जाएंगे और यहाँ तक आएगा अंडमान, क्योंकि कन्याकुमारी वाले क्षेत्र से नीचे होगा। इसके नीचे जाने पे इंडोनेशिया का जो है वो सुमात्रा द्वीप आता ही है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत रणनीतिक तरीके से, सैन्य तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है अंडमान। पुराने समय पे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने काला पानी सेलुलर जेल बनाई हुई थी अंडमान में। तो ऊपर वाला हिस्सा है अंडमान और नीचे वाला हिस्सा है निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 350 से अधिक जो है वो द्वीप है, लेकिन सभी द्वीपों पे जाना अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है। कुछ द्वीपों पे ही जो है वो 38 के आसपास द्वीपों पे ही लोग रहते हैं। बाकी द्वीपों पे कुछ पे आदिवासी लोग रहते हैं, कुछ द्वीपों पे कोई नहीं रहता है। और वहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। तो वहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, ठीक है, बैरन द्वीप पे। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार को बीच में अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है, ध्यान रख लेना। लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में, ये प्रबाल भित्ति द्वारा निर्मित है। यहाँ पे 10 द्वीपों पे जो है वो मनुष्य रहते हैं। करीब करीब 36 और 37 द्वीप हैं टोटल। यहाँ पे नॉर्मली मलयालम भाषा बोली जाती है। ये वाला इलाका यहाँ पे प्रबाल भित्ति द्वीप है। केरल से टच है, केरल से 150 से 200 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। केरल की हाई कोर्ट लक्षद्वीप के लिए लगती है। अंडमान के लिए जो हाई कोर्ट लगती है वो पश्चिम बंगाल की लगती है। तो पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट का एक यहाँ बेंच भी बना हुआ है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। तो मिनिकॉय एक द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप का ही हिस्सा है वो मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमान है और एसटी है। इनमें प्रमुख द्वीप हैं एमनी द्वीप, पिटली द्वीप, करवती द्वीप, जो एनसीईआरटी में लेके एनसीईआरटी हम पढ़ें। अन्य प्रमुख द्वीपों की बात करें तो पम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में आदम ब्रिज का हिस्सा है, ठीक है। अब पम्बन द्वीप जो है वो एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है या कोई मैप, ओके, लेट मी एक्सप्लेन हेयर, ओके। इस तरीके से ये जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रामेश्वरम जो है ना, रामेश्वरम का नाम सुना होगा, वो एक तरीके से पम्बन द्वीप का ही भाग है, ठीक है। वो इंडिया को और अलग कर रहा है श्रीलंका वाला क्षेत्र से। रामेश्वरम जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ओके। पम्बन द्वीप वो है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं तो अगला है अपना श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास में है। तो यहाँ जैसे आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे पुलिकट झील, तो यहाँ पे पास में ही है जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है। वहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। तो द्वीप है एक तरीके से, ओके। न्यूमर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पे, और ये निक्षेप के द्वारा निर्मित द्वीप है। तो ये नॉर्मली जो गंगा नदी अपना वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो उनमें से एक द्वीप बन जाता है न्यूमर द्वीप। और माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये असम में बहने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से जब आती है तो इस जगह पे 2 भागों में बढ़ जाती है, और इसके बीच में यहाँ पे जो है वो द्वीप बन गया है, और उस द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा जो है वो रहने के लिए बना हुआ द्वीप है, जहाँ पे सबसे अधिक लोग रहते हैं। इन द सेंस किसी नदी के चारों तरफ बना हुआ द्वीप पर।
ओके, नदी के नाम, तो वो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस मैप को हम देखना चाहें दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका किस तरीके से, इसे हम जो है वो समुद्र की साइड में खड़े होकर देखना चाहें, तो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं हिंद महासागर साइड में, ठीक है, यहाँ से हम देखना चाहें इस तरीके से, तो हमारा भारत कैसे दिखेगा? तो सबसे पहले हम जब समुद्र में से देखेंगे तो सबसे पहले हमें प्रायद्वीपीय पठार दिखेगा, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ है, समतल भी है, तो 600-700 मीटर तक उठा हुआ है। फिर उसके बाद में जब आगे जाएंगे तो वो फिर एकदम से हम उत्तर के मैदान की तरफ आ जाएंगे, तो उत्तर का मैदान जो है उसकी ऊंचाई कम है, 50 से 150 मीटर तक है। फिर हम आएंगे तो शिवालिक हिमालय आएंगे जिसकी ऊंचाई कम है, 900 से 1100। फिर जब हम आएंगे तो बीच में घाटियाँ मिलेंगी, दून द्वार मिलेंगे। फिर मध्य हिमालय आएगा जिसकी ऊंचाई 3700 से 4500 तक है। फिर घाटियाँ मिलेंगी। फिर ग्रेटर हिमालय आएगा। फिर उसके बाद में तिब्बत का पठार आएगा, ठीक है, तिब्बत का पठार है, इतना इतना ज़्यादा नीचे नहीं है, बराबर में ही है, ऊंचा है काफ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में कैसा कैलाश श्रेणी मिलेंगी, फिर उसके बाद में कुल्लून श्रेणियाँ मिलेंगी। इस तरीके से ये इंडिया का मैप बनता है। तो पर्वत श्रेणियाँ और पठार ये और प्रमुख दर्रे ये अपना मैं अगले पार्ट में लेता हूँ, और एनसीईआरटी को फिर अगले पार्ट में लेता हूँ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।